नमस्कार दोस्तों। क्या दिल्ली में सचमुच फेयर चुनाव हुए हैं? फ्री और फेयर? और क्या यमुना मैया का श्राप लगा है अरविंद केजरीवाल को? क्या कांग्रेस पार्टी बैसाखी बन गई है, परजीवी बन गई है और अपने साथ अपने साथियों को भी ले डूबती है? और क्या वीआईपी कल्चर खत्म हो गया है? और क्या राजीव कुमार और उनकी टीम ने कोई भूमिका अदा नहीं की इस चुनाव में? और क्या राहुल गांधी ने कभी किसी धर्म की सदस्यता मांगी है क्या? और मणिपुर को क्या इंसाफ मिल गया है? जी हां, आज ये सवाल खड़े हैं और सवाल इसलिए खड़े हैं क्योंकि पिछले करीब 2 साल से मणिपुर सुलग रहा था। 3 मई 2023 को मणिपुर में वो हुआ जो सोच नहीं सकते थे। 2022 की शुरुआत में जब वहां चुनाव चल रहा था, नरेंद्र मोदी ने जाकर के वहां रैली में कहा था कि अब आपको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं, मैं आपके लिए करूंगा, आप सुरक्षित रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और सब कुछ। हुआ क्या? 1 साल गुजरते गुजरते स्थिति यह हुई कि 3 मई 2000 आग लग गई वहां और फिर जो कत्लेआम शुरू हुए, 250 से अधिक लोग, करीब 250 लोग वहां मारे जा चुके हैं। करीब 1000 लोग, लड़कियां रेप का शिकार हो चुकी हैं। करीब 60,000 लोग वहां बेघर होकर के विस्थापित हुए पड़े हैं और वहां सरेआम असलहे लेकर के तमाम घटनाएं हो रही हैं। एक दूसरे के लोग खून के प्यासे और पहले दिन से एक ही मांग हो रही थी, यह आग वहां भाजपा के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने लगाई है, उनको हटाइए, सब सॉल्व हो जाएगा। लेकिन नहीं हुआ। धीरे धीरे वो आग इतनी बढ़ी कि मणिपुर आज तक सुलग रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी घटनाएं हो रही। उस वक्त अब नरेंद्र मोदी के चाणक्य अमित शाह उनसे इस्तीफा लेते हैं, वो दे भी देते हैं। लेकिन आप याद करिए, इस्तीफे का उन्होंने 2 बार ड्रामा किया था। एक बार कहा कि हां इस्तीफा देने जा रहा हूं और कोई तथाकथित रूप से पब्लिक का व्यक्ति आया और उसने फाड़ दिया और कहा नहीं इस्तीफा नहीं देंगे, फिर उन्होंने नहीं दिया। इसी तरह से दोबारा उन्होंने ड्रामे किए। बहरहाल तब तो आप कर रहे थे, अब अमित शाह के कहते ही आप 1 सेकेंड में इस्तीफा दे आए। क्या आपकी आत्मा जागी थी? नहीं, असल में आपके खिलाफ विद्रोह खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने वहां की जनता को वह सच बता दिया, उनके साथ पहुंच गए और उनके मरहम लगाए, जिसका नतीजा हुआ कि मणिपुर में लोकसभा की सीटें वो हार गए, भाजपा हार गई। नरेंद्र मोदी की वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई। तो इससे आप समझ लीजिए, यह जहर इन्होंने बोया था और उस जहर का यह नतीजा है। इस्तीफा हो गया। देर आए दुरुस्त आए भी यहां नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पहली बार भारत के इतिहास में लड़कियों की नग्न परेड निकाली गई, यह घटना हुई वहां। अब इससे ज्यादा एक सभ्य समाज में और कुछ नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी ने भी घड़ियाली आंसू दिखाए थे, उसके बाद दिखाई नहीं दिया, दर्द पोंछने नहीं गए, आंसू पोंछने नहीं गए। ये हर मणिपुर का व्यक्ति इस बात के लिए आवाज लगा रहा था। चलिए, नरेंद्र मोदी दिल्ली चुनाव जीतने के बाद बीजेपी, नरेंद्र मोदी उसके कार्यालय में जाते हैं, भाषण देते हैं और अपने फूल मालाओं से अपने ऊपर वर्षा कराते हैं और उस दौरान बोलते हैं कि हमने तो ये कर लिया, अब सुशासन आ जाएगा दिल्ली में, और न जाने क्या क्या बोलते हैं। लेकिन वो जो पूरा भाषण देते हैं, उस भाषण में 80% भाषण कांग्रेस
और इंडिया अलायंस पे होता है। वही वो कहते हैं कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन गई है और कांग्रेस जिनके साथ होती है उन्हें भी खत्म कर देती है। तब एक चीज आता है, क्या ये कांग्रेस करती है या भाजपा करती है? तो आता है कि भाजपा सबसे पहले जिन लोगों के साथ थी, शिवसेना के साथ, अकाली दल के साथ और इंडियन नेशनल लोक दल के साथ, उनका क्या हुआ? खत्म हो गए। इंडियन नेशनल लोक दल खत्म सी है। जिसके बूते खड़ी होती थी भाजपा, वो बड़ा भाई होता था, भाजपा छोटे भाई होती थी, वो खत्म कर दिया। वो महाराष्ट्र चले जाइए, शिवसेना को उन्होंने खत्म कर दिया। और जो शिवसेना बड़ा भाई होती थी, ये छोटा भाई होते थे, वो खत्म है। जो ठाकरे परिवार है वो उसको नेस्तनाबूद किया है। उधर देखिए, अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल के साथ थे, प्रकाश सिंह बादल इनके साथ साथ रहते थे, ये पांव छूते थे। और स्थिति ये है कि वो बड़े भाई थी, ये छोटे से भाई थे, और स्थिति ये हुई पूरे अकाली दल को ये खा गए। इसी तरीके से इन्होंने जहां जहां गए उन दलों को खा लिया। आप इसका उदाहरण जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं कि ये मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ आए थे और उनकी बेटी भी इनके साथ रही, वो भी रहे, और अंत में उस पार्टी को ये खा गए, पीडीपी। इसी तरीके से तमिलनाडु में एआईडीएमके के साथ होते थे, एआईडीएमके बड़ा भाई होती थी, ये छोटे भाई होते थे, उसे खा गए। पीडीपी बड़ा भाई होती थी, ये छोटे भाई होते थे, खा गए। इसी तरह जहां जाएंगे यही इन्होंने किया है। लेकिन क्या कांग्रेस ने भी खाया है? तब आएगा कि नहीं, बिल्कुल गलत, कांग्रेस का सबने खाया है। कैसे खाया है यह बताता कि 1977 में जब कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती है, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी अपना समर्थन देकर के चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाती है, उनका कद बढ़ाती है। लेकिन वो भाजपाइयों के बहकावे में आ जाते हैं और नतीजतन सरकार गिरती है, चुनाव हो जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लोकदल को खत्म नहीं करती है। लोकदल जीवित रहता है। लोकदल तब खत्म हुआ जब वो भाजपा के साथ आया। इसी तरीके से नीतीश कुमार तब खात्मे की तरफ गए जब वो भाजपा के साथ आए। इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे, जब राम भक्तों पर गोली चलवाने का जो आरोप लगता है मुलायम सिंह यादव पर, उस आरोप के बाद में सरकार उनकी गिराई गई, तब कांग्रेस ने समर्थन दिया और कांग्रेस के बूते वो खड़े हुए। कांग्रेस आधी सीटें रह गई। उसके बाद में कांग्रेस बसपा के साथ आई, बसपा तो बढ़ गई, कांग्रेस और आधी हो गई। उसके बाद में कांग्रेस ने फिर सेकुलर, उसके कारण सपा का साथ दिया, तो कांग्रेस इस स्थिति में सिमटती चली गई। इधर आप आइए और आगे, लेकिन ये सब बढ़ गए और अंततः इसका फायदा उठा के सबसे ज्यादा कौन बढ़ा? भाजपा बढ़ी। दिल्ली की बात कर लीजिए, दिल्ली में 45% वोट होता था कांग्रेस पार्टी का। आम आदमी पार्टी को सरकार जैसे ही बनवाई कांग्रेस ने, वो 24% से सिमट के आखिर में 4% पे आ गई थी और उसके बाद वो सरवाइव दिल्ली में नहीं कर पाई। इसी तरह से तमाम उन जगह पे आप जाएंगे तो देखेंगे, टीएमसी है, कांग्रेस से बनी थी, कांग्रेस का 12% वोट लेके गई थी और उसके बाद में कांग्रेस को ही खा गई। अब वहां बीजेपी और ये, तो इस तरह से करके, चाहे उड़ीसा में बात करें, बीजू पटनायक होते थे, नवीन पटनायक के बाप, उस वक्त भी यही स्थिति थी।
वो कांग्रेस ने उन्हें सब कुछ बनाया दिया, सब कुछ है, और अंत में वो कांग्रेस को खा गए। तो यह इस बात के उदाहरण है, मैंने चंद उदाहरण दे दिए हैं, जिससे आप समझ सकते हैं जिन जिन ने वो किया, जिन्हें कांग्रेस ने बढ़ाया। यदि शरद पवार की भी बात करेंगे, शरद पवार, कांग्रेस ने उन्हें बनाया था मुख्यमंत्री, और वो कांग्रेस को ही खाए। तो किसी राज्य में ऐसा नहीं है कि जिसके अपने वोट बैंक हो, उन्होंने कांग्रेस को खा करके उसको किया। एक घटना का जिक्र करूंगा, तमाम सवाल होते हैं। हैदराबाद में एक बड़ी कंपनी के जो है मालिक थे, बिजनेसमैन है, और इनकी कंपनी है विराज ग्रुप। इसके चेयरमैन थे, और इन चेयरमैन साहब जो 87 साल के थे, 88 साल के, इनका पोता जो है विदेश पढ़ने गया, अमेरिका में उन्होंने पढ़ा के वापस आया 24 साल, पैसे के लिए। कुछ लेन देन का मसला होगा, प्रॉपर्टी का मसला होगा, जो भी हो। उसने अपने उस दादा को 70 चाकुओं से गोदा और मार डाला, 70 वार की। सोचिए उस दादा पे, जिस दादा ने ये सारा ग्रुप बनाया, सारी मेहनत करके इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, उसी पोते को पढ़ाया अमेरिका में, और वो आकर के संपत्ति के लिए अपने दादा को मार डालता है। यही कांग्रेस के साथ हुआ। जितने दल हैं, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी भी, जो उसका आरएसएस है, वो डॉक्टर हेडगेवार, वो भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होता था, जिले का पदाधिकारी होता था, और कांग्रेस से वो भागा था क्योंकि जो है उस समय गांधी जी सभी धर्मों को एक साथ लाने की बात कर रहे थे और उन्हें जोड़ने की बात कर रहे थे। ये नहीं चाहते थे कि एक हो, सिर्फ एक धर्म की बात चाहते, और इसलिए छोड़ के गए थे। और उसके बाद संगठन बनाया आरएसएस ने। उस दिन से कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना काटा, और उसी अभियान के तहत ये सब खेल हुए। कमंडल के खेल में कांग्रेस को सबने खा लिया, लेकिन कांग्रेस तब भी लड़ती है, सबके लिए लड़ती है। वोट कोई दे या न दे, तब भी लड़ती है। यही उसकी खूबी है, क्योंकि उसने देश में पहली राजनीतिक पार्टी है, और उसने देश आजाद कराया, देश बनाया, देश को सब कुछ दिया। इतना कुछ दिया कि आज हम सब, आप जो कुछ खा पी पा रहे हैं, रह पा रहे हैं, हमारे पास में हमारे बाप दादे और सब ये कुछ करके खड़ा कर सके, क्योंकि कांग्रेस की वो नीतियां थी, वह काम था, वह सरकार थी, जिसने आपको ये स्वतंत्रता से बढ़ने का अवसर दिया। लेकिन ये खा जाते। अब आता हूं, तो क्या सब नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं, क्या यमुना का सांप लग गया? नहीं। यमुना का सांप यदि गंदगी के कारण लगता, तो गंगा का सांप नरेंद्र मोदी को भी लगता। निश्चित रूप से कांग्रेस जीती नहीं है, लेकिन कांग्रेस के कारण हारी है, क्योंकि सब कांग्रेस को ब्लैकमेल कर रहे हैं। कोई कहता नहीं यहां पे हमारा स्टेक है, हमें वो होना चाहिए, हमारा स्टेक। अरे यदि यही बात कांग्रेस ने कही होती तो पूरे देश में उसका स्टेक था। वो सबके लिए छोड़ती चली गई, चलो छोटा है छोड़ दो, इसके लिए छोड़ दो, उसके लिए वो छोड़ दो, और नतीजतन अब उसी को आप कह रहे हो छोड़ दो। वैसे ही होता है जैसे बच्चा कहता है कि नहीं सब हमें दे दो तुम्हें जीने का, और जब उस पर दादा बोलता है तो उसको गोद गोद के मार डालता है। वो यह भूल जाता है कि आज हम उसी के कारण अस्तित्व में। यही कांग्रेस के साथ इन सब ने किया है, चाहे जिस दल की बात कर लें। यदि समाजवादियों की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी के जनक, या जनता दल के जनक, या इन जनता पार्टी के जनक, चाहे मोरारजी देसाई हो, चाहे बात करेंगे जयप्रकाश नारायण हो, चाहे राम मनोहर लोहिया हो, ये सब कांग्रेस से खा के कांग्रेस के बूते खड़े हुए। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के बूते, कांग्रेस खा के बड़े हुए, और इसी तरीके से देवीलाल भी कांग्रेस का खा के और बड़े हुए।
तो आप समझिए, शिवसेना को कांग्रेस ने बनवाया था। तो इसलिए यह समझ लीजिए, सबको मौका कांग्रेस ने दिया बढ़ने का और सब ने कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाया। यह सत्य है। तो ये ब्लैकमेल करते हैं। तो पहली बार कांग्रेस ने कहा अब हम ब्लैकमेल नहीं, हम लड़ेंगे, हारे जीते क्या होता है, लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ध्यान रखेंगे। और उसने एक छोटी सी लड़ाई छोटे से राज्य में सिर्फ 6 दिन लड़ी, और 6 दिन लड़ने का मतलब है 6.5% वोट लाके आपका खेल बिगड़ गया। लेकिन क्या चुनाव इतना फेयर था? नहीं था। फ्री और फेयर इसलिए नहीं था, चाहे मिल्कीपुर में देखिए, पुलिस और प्रशासन और सरकार के तंत्र के कारण वो जीता गया है। उधर दिल्ली में जिस तरह से महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में खेल हुआ, हरियाणा में हुआ, उसी तरीके से हुआ। और ये ब्लैकमेल करने वाली आम आदमी पार्टी हरियाणा में ब्लैकमेल करने गई थी और वहां पे कांग्रेस को हरवाने का काम किया। गुजरात गई, वहां ब्लैकमेल करके हरवाने का काम किया। गोवा में ब्लैकमेल करके हरवाने का काम किया। और इसी तरीके से उसने हरवाने का काम किया था उत्तराखंड। लेकिन इस बार कांग्रेस ने कहा नहीं, ब्लैकमेल नहीं हो। और जब कांग्रेस ने ब्लैकमेल होने से मना कर दिया तो साफ तकलीफ हो गई। तो 2 लड़ाइयां थी, जो राहुल गांधी की भाषा में कहे इंडियन स्टेट से भी लड़ाई थी। इंडियन स्टेट यानी चुनाव आयोग वह काम कर रहा था, पुलिस वह काम कर रही थी जो निश्चित रूप से उनके जो कर्तव्य है उससे विपरीत था। वो भारतीय जनता पार्टी को जितवाने के लिए चाहे वोट बढ़ाने हो, चाहे वोट घटाने हो, चाहे किसी को वोट डालने से रोकना हो, चाहे और तरह से परेशान करना हो, धमकाना हो, वो सारे काम सरकारी मशीनरी यही कर रही थी। इसलिए यह चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं था। तो इससे मैं समझता हूं, इसलिए इसकी लड़ाई एक साथ लड़नी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि यदि एक साथ सारे दल आके और सचमुच उस कांग्रेस की विचारधारा वाले लोग यदि एक साथ आ जाएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आज भी वह कांग्रेस की विचारधारा, गांधी नेहरू की विचारधारा, वो आज भी सबसे बड़ी है, 60% लोग उसके साथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा को सिर्फ दूसरे में तोड़ फोड़ करके कराती है। यह बात वह लोग नहीं समझते हैं कि कांग्रेस ने जिसके लिए सेक्रीफाइस किया, यदि वही साथ नहीं आएंगे तो यही होगा। क्योंकि ये वीआईपी कल्चर वाले लोग, राहुल गांधी लड़ते मनु संहिता और संविधान के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब वो सच बोलते हैं तो सबको तकलीफ होती है। यह हमें कुंभ में भी देखने को मिला, जहां तथाकथित धर्म संसद में यह प्रस्ताव पारित होता है कि राहुल गांधी ने मनुस्मृति के खिलाफ जो बोला है उससे उन्हें धर्म से निकाल दिया जाए, और यदि वो 1 महीने में आकर के जवाब नहीं देते हैं तो उन्हें हिंदू धर्म से बाहर कर दिया जाए। राहुल गांधी ने कोई हिंदू धर्म की सदस्यता मांगी है क्या? और क्या मांगने की जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट कहता है हिंदू धर्म जो है वो वे ऑफ लाइफ है, और जो वे ऑफ लाइफ है उससे कोई किसी को क्या निकाल सकता है? आप मंदिर जाइए, पूजा करिए, ना करिए, भगवान को पूजिए या गाली दीजिए, कुछ भी करिए, अवघड़ और सब कुछ हमारे यहां संस्कृति। तो हिंदू वे ऑफ लाइफ है, कोई धर्म नहीं। तो ये धमकाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, धर्म जो है मनुस्मृति पे मत बोलो। क्यों नहीं बोलो? मनुस्मृति अन्याय करती है तो बोलना ही होगा। वो रेपिस्टों के साथ खड़ी होती है, वो खड़ी होती है उन अन्यायियों के साथ। तो फिर भाजपा ने यही तो किया है, धर्म के नाम पे जो एक कब्जा किया है और धर्म सत्ता स्थापित करने का काम किया है। वैसे ही जैसे एक समय में यूरोपियन स्टेट्स में यही होता था, चर्च की सत्ता चलती थी और सब बर्बाद था। जब वो सामान्य स्थिति में आए तभी वो प्रोग्रेस कर सके। तो यह सत्य है।
तो प्रोग्रेस वही कर पाते हैं जो इस धर्म की आडंबर से दूर होते हैं। राहुल गांधी उससे दूर है। लेकिन क्योंकि मनुस्मृति में वीआईपी कल्चर है, तो उस वीआईपी कल्चर का नमूना कुंभ में देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं, उन्हें गरीब गुरबों और वंचितों के दर्द को समझना चाहिए। वो स्नान करने जाती हैं। स्नान करने के नाम पे, उनके नाम पे जो 12 घंटे ट्रैफिक रोका जाता है, उसका नतीजा ये होता है 250 किलोमीटर आगे तक जाम लग जाता है। पूरा कुंभ क्षेत्र, पूरा इलाहाबाद यानी प्रयागराज, सब कुछ सारा जाम हो जाता है, पैक हो जाता है। सिर्फ इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में 5 किलोमीटर चलने में 6-6, 8-8, 10-10 घंटे लगे। यह स्थिति है। तो इस स्थिति में हो 15 घंटे सिर्फ 7 किलोमीटर में मेरी खुद पत्नी फंसी रही, तो मुझे पता है। इसलिए कह रहा हूं, यह मनुस्मृति वाले लोग इस देश को गुलाम बनाने के लिए झूठ बोलते हैं, सत्ता के लिए सब कुछ करते हैं और फिर आडंबर करते हैं। जो इनसे लड़ता है उसे निकाल बाहर करने की बात करते हैं। तो यह सत्य है। इस सत्य को जान लीजिए। राहुल गांधी वह योद्धा हैं जो उस वंचित समाज की, दलित समाज की, आदिवासी समाज की और पिछड़े समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। भले ही वह वर्ग उन्हें साथ नहीं दे रहा है, उनके लिए वो नहीं खड़ा है, लेकिन वो उनके लिए खड़े हैं, हर तकलीफ सह रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा था कि आप मेरे साथ कुछ भी करिए, मैं समाज की इस आखिरी पंक्ति के लोगों के आंसू पोंछने तक लड़ता रहूंगा।